आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब, जयपाल साहब, आप हम लोगों के सिरमौर हैं और एक बहुत जागरूक बुद्धिजीवी हैं, समाजवादी विचारधारा के। हमारे साथी गण मनोज तिवारी जी, जोगेंद्र वर्मा जी, आदि यादव साहब और ये आप लोग छोटी सूचना पर आप यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने पहली बार इनका कार्यक्रम मना रहे हैं। हम जितना इनके बारे में डूबते गए तो जानने के लिए, तो इतना गहरा मतलब ये चीज गहराई में कि और इनके बारे में जो भ्रम फैलाया गया है और एक पक्षीय कार्य पे, तो इनका योगदान केवल बतलाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। रियासतों का एकीकरण किया था, देश का अखंडता और इसके साहब उन्होंने क्या नहीं किया था। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अकेले निराले नेता थे ये जिस चीज को उठाते थे बहुत उसके अंतिम परिणाम उसके का सही आने उस तक पहुंचते थे। और शायद इनके जीवन में निराशा इस तरह की कभी नहीं झेलनी पड़ी, भले निराश रहे हों। तो जो काम करने की शैली, विचार करने की, वो अद्वितीय थी। हमने कोशिश किया कि भाई कुछ लोगों को जाना जाए, इस देश के जो पहले रहे हैं, तभी हम लोग को अब नया कुछ निर्माण करना है तो पहले वाले को तो जानना पड़ेगा। देखिए, इनके जीवन में जो वही होता है जो पिछड़े वर्गों में पैदा होते हैं लोग, तो उनका अनगढ़ होता है। शुरुआत में आप सब व्यवस्थित नहीं मिलेगा कि आप बच्चा पैदा हो उसके बाद ये इनके साथ ही हुआ। 22 साल की अवस्था में उन्होंने हाई स्कूल पास किया। कारण कि गुजराती भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती थी, वो प्राइमरी की शिक्षा उनकी गुजराती माध्यम से हुई। लेकिन इनके बड़े भाई विठल भाई पटेल और ननिहाल में रह करके अंग्रेजी माध्यम से पढ़े थे। देखिए, इनके साथ कुछ अजीब में रही है, मैंने भागी की भी भूमिका। इनके बड़े थे विठल भाई पटेल, तो ननिहाल में रह करके वो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की है। ये चाहते थे कि मैं भी पढ़ूं, लेकिन अब ननिहाल में दो कैसे जाए, तो पढ़े प्राइमरी में और 7वीं तक होती थी। और वहां 7वीं के बाद फिर अंग्रेजी माध्यम से 4 साल पीछे और आए। देखिए, मैंने इतना उसके करते करते, और गणित में थोड़ा कमजोर थे, वो बहुत रुचि इसमें नहीं लेते थे। तो 22 साल की अवस्था में जाकर तो उन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। 18 साल की अवस्था में शादी हो गई थी जब मेरे पास। उसी के बाद इन्होंने, इनकी बड़ी ललक थी कि अंग्रेजी में पढ़ूं, अंग्रेजी भाषा का जानकार बनूं। और इसलिए उनकी ये उम्र थोड़ी बढ़ी जो करने के लिए, लेकिन अंग्रेजी की पकड़ बना लिए थे। हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने सोचा कि व्यवसाय किया जाए। तो उस समय प्लीडर, जो वकील जिसको आजकल, लेकिन वो तो BLLB वाला नहीं, वो था हाई स्कूल के बाद प्लीडर की मैंने वकालत करने की छूट होती थी। 3 साल का कोर्स होता था। तो हाई स्कूल के बाद प्लीडर का कोर्स उन्होंने किया 3 साल का, और अच्छे वकील बन गए। गोधरा से शुरुआत किया उन्होंने। गोधरा आप लोग सुने, मतलब कुछ गलत अर्थों में बहुत ज्यादा चर्चित हो गया। वहीं पहले वकालत वहां से किया, उसके बाद बोरसद में है, बोरसद तक, और वहां रह करके इन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी दिली तमन्ना थी पैसा को, मतलब पैसा भी आया, और रहने की स्टाइल अपनी बिल्कुल उन्होंने जैसे एरिस्टोक्रेटिक ढंग से, जब वकील थे तो। लेकिन दिली इच्छा थी कि मैं बैरिस्टर बनूं। उस समय बैरिस्टर को मतलब ये होता था कि वो जिले स्तर का वकील होता था, उसकी फीस भी काफी, उस जमाने में ICS के बराबर माना जाता था बैरिस्टर की। तो बड़े घरों के सभी लोग बैरिस्टर का कोर्स करते थे, तो गांधी जी हों,
सरदार पटेल ने, नेहरू इत्यादि सभी, ये 1905 में जाना चाहते थे बैरिस्टर कोर्स करने के लिए, लेकिन ऐसा भाग्य ने पलट दिया कि इनके बड़े भाई चले गए। उस पर आया, जो पत्र आया, सब कागज पत्र भरे, पैसा कमाई करके भरे कि मुझे जाना है 1905 में लंदन करने, बैरिस्ट्री का कोर्स करने के लिए। बीजे पटेल बोरसर, उन्हें ये था लीडर बोरसर, दोनों भाई का नाम यही था। अगर आप देखें तो वल्लभ भाई पटेल छोटे भाई का नाम, विठल भाई पटेल लीडर बोरसर, दोनों लोग बोरसर में रहते थे, लीडर दोनों थे, और शार्ट नेम से दोनों का हो जाता था। संयोग से लिफाफा उनके पास पहुंच गया, बड़े भाई के पास। अब बड़े भाई ने कहा कि भाई तुम छोटे हो, मेरा तुम अब मेरे हाथ में आ गया है, तुम मुझे ही जाने दो, और घर का खर्च इत्यादि को ठीक है चलिए आप जाइए। वो गए, बहुत इंटेलिजेंट वो भी थे। उन्होंने 3 साल का कोर्स 2.5 साल में पूरा किया। वो उनको पाउंड का पुरस्कार मिला, 50 पाउंड का, और 2.5 साल में हो जाता था। तो 6 महीना खाने पीने घुमाने उनको बहुत अरिस्टोक्रेटिक ढंग से मतलब छात्रों को देखते थे, वो भी किए। वो आए 1908 में आ गए करके। अब सरदार पटेल का जाने का यह था तो 1910 में गए, और ठीक वैसे ही स्टीमर से गए। बीच रास्ते में ही उन्होंने रोमन लॉ, एक पेपर होता था, उसका अध्ययन कर लिया, रोमन लॉ, और उसको जाकर आकर वहां लंदन में अपना नाम लिखा, परीक्षा दिए। 2.5 साल में ही 3 साल का कोर्स पूरा किया, और उनको उसमें अव्वल दर्जे में ऑनर्स के साथ पास हुए, प्रथम श्रेणी। इसलिए उनका जो आचार्य के बाद जो चलते थे समारोह में, उसके बाद उन्हीं का नंबर था, इंडियन, इतना सम्मान था। उसके बाद यहाँ आए तो अहमदाबाद में उन्होंने एक पत्र लाए थे। एक वहां के चचेरे भाई थे, चीफ जस्टिस बॉम्बे के चचेरे भाई थे, कहे कि हमारा ये पत्र लेते जाओ, और चीफ जस्टिस है मेरे चचेरे भाई, वहां मुझे मिले पत्र है। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि इनको या तो बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यायाधीश या सरकारी लॉ कॉलेज का अध्यापक बनाया जाए। विठल भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, मुझे बंबई में रहना ही नहीं है, बड़े भैया हैं विठल भाई पटेल, और मुझे जाना है अहमदाबाद। अहमदाबाद उन्होंने चुना, अहमदाबाद में शुरुआत किया। 1913 में आ गए थे। उसके बाद अहमदाबाद में चल गई वकालत, बैरिस्टर का कोर्स किए थे, बहुत अच्छी वकालत होती थी इनकी, और जम गए। गांधी जी 15 में आए थे विदेश से, और वो भी अहमदाबाद में ही रहते थे, आ गए। 16 में इन लोगों की मुलाकात हुई, दोनों लोगों की। 16 में अहमदाबाद में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, राजनीतिक सम्मेलन। उसमें गांधी जी के व्यक्तित्व का पहली बार इनको परिचय मिला कि गांधी तो बहुत ओरिजिनल है। पहले गांधी जी के प्रति बहुत उनका लगाव नहीं था, जो नाम सुने थे क्या, लेकिन ये मीटिंग में वो मूक दर्शक रहे, जैसे वो मूक दर्शक होकर के पूरा उसमें सभी बड़े नेता थे। गांधी जी ने उस समय अपनी ओरिजिनलिटी का परिचय दिया, तो उससे प्रभावित होकर के वो गांधी जी के मतलब के सहयोगी बन गए, और गांधी जी ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना, आगे चल करके उसमें तक मंत्री बना। अब वहां 2 घटनाएं एक साथ हुई। नगर निगम अहमदाबाद के सभासद का पद, कमिश्नर जिसको कहा जाता था, वहां इनका अधिकारियों से, जब वकील थे तो अधिकारियों को नचाते थे, चाहे अंग्रेजी अधिकारी हो चाहे भारतीय, और सबको एक करके अपने वाक्पटुता से, कानून की जानकारी से सबको हैसियत में ला देते थे। देखिए वो जो बाद में हुआ ना, उसकी शुरुआत वहीं से थी। तो नगर निगम के लोगों ने सोचा, कहा कि ये अधिकारी जो JS शिर्डी उसका नाम था, उसने
वहां लोगों ने कहा, वो अधिकारी किसी को कुछ समझता ही नहीं था, आईसीएस अधिकारी था, अंग्रेज था, तो कहा कि जो सरदार पटेल अगर नगर निगम के सदस्य हो जाए तो इसको ठीक कर देंगे। तो चुनाव लड़ाया गया। 17 में एक उपचुनाव, एक सीट खाली हुई, लड़े, एक वोट से जीते। संयोग से जिस व्यक्ति को हराए थे वो चला गया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको रद्द कर दिया। ऐसा था कि फिर जो अगला चुनाव हुआ उसी का, उसमें वो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध में, मतलब वो म्युनिसिपल वोट पे, और अपना कार्यशैली सैनिटरी एसोसिएशन बना था वहां का, उसमें बहुत रोल अदा किए। और 17 में खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा, वहां पर केवल बरसात के कारण, जैसा तिवारी जी ने बताया, बरसात, बहुत भयंकर वर्षा हुई थी, तो फसल चौपट हो गई थी, तो लगान रोक देने के लिए आंदोलन चला, रोक देने के लिए कि वसूली न की जाए लगान की, उसको रोक दिया जाए। फिर भी अंग्रेज अधिकारी और शासन उनका था, वो तो लोकतंत्र था नहीं भारत में, वो मानते नहीं थे, लगान भी थे। लेकिन इतना इन्होंने किया, गांधी जी के साथ लेफ्टिनेंट बन करके जिन्हें ढंग से किया कि उसमें अंततः अंग्रेज सरकार को पीछे हटना पड़ा, मैंने घुटने टेकवा दिया और आदेश हुआ कि स्थगित होगा, लगान वसूली स्थगित रहेगी। उसी में एक घटना आती है बहुत मशहूर, जैसे चोर था, माखन चोर, क्या चोर। गांधी जी, अब आप सोच सकते हैं गांधी जी किसी को गलत करने के लिए तो सलाह देते नहीं। उसी में जो होता था, जो लोग लगान नहीं देते थे उनकी जमीन हड़प लेते थे अधिकारी, हाँ जिला अधिकारी के नाम कर देते थे। तो एक मोहनलाल पंड्या, उनकी जमीन थी और उसमें उन्होंने प्याज बोया था, प्याज उस समय के हिसाब से 600 रुपए की प्याज फसल थी वो, और बरसात शुरू होने वाली थी, बरसात होती तो प्याज बर्बाद हो जाती। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जमीन किए हैं, लिए हैं लोग, हमें दिखाए हैं अधिकारी, इसमें प्याज का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए ये प्याज तुम निकाल दो। 2-3 लोग मिल करके प्याज की खुदाई करवा रहे थे, संयोग से तहसीलदार उधर से गुजरा, उसने कहा कि ये कैसे, ये तो जमीन उल्टी कर ली गई है। उसने मुकदमा किया और मोहनलाल पंड्या इत्यादि को, चूंकि ये लोग सत्याग्रही थे, सत्याग्रही का बचाव नहीं किया जाता था, इसलिए वहां जेल हो, सजा हो गई थोड़े समय के लिए। और वो था कि उन्हीं की जमीन, उन्हीं का प्याज, तो किसी का तो आप गैर कानूनी ढंग से आप चाहे जो कर लीजिए। गांधी जी ने कहा नहीं, ये सब सत्याग्रही है और इनका, तो वो प्याज चोर के नाम से मशहूर हो गए। और जब जेल से छूटे मोहनलाल पंड्या और उनके एक और साथी 7 मील पैदल चल करके गांधी जी के नेतृत्व में, देखिए ध्यान दीजिए, वो इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों के बीच से कोई अगर नेता लड़ाई लड़ता है, सत्याग्रह सत्य की बात के लिए लड़ाई लड़ता है, टैक्स कम कराने के लिए या किसी भी चीज के लिए, अगर किसी भी कारण से सजा हो जाती है तो उसका सम्मान, और उस पर सिर्फ गांधी जी गए थे, उस प्याज वाले किसान मोहनलाल पंड्या, जिसको प्याज चोर के नाम से वो मशहूर हो गए, है ना, उन जब जेल से छूटे तो गांधी जी, सरदार पटेल और बहुत से नेता 7 मील पैदल चल करके गए थे, उसका अभिनंदन किया। ये खेड़ा में विजय हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, बारदोली। बारदोली में भी उस साल 27 में, तो 1927 में बाढ़ आई थी और पूरे लगभग गुजरात में बारदोली तहसील में भी बहुत बर्बाद हुई थी फसल। वहां होता था कि 30 साल के बाद, हर 30 साल पर लगान की वो होते निर्धारण 27 में किए थे और दाम बढ़ा दिया था 22% की लगान वृद्धि किया था। और तो वैसे ही बाढ़ के कारण बर्बादी हुई थी। सरदार ने उस आंदोलन को उठाया, किसानों ने उनको संभाला, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं। देखिए, उनकी जमी जमाई वकालत थी और नगर पालिका अहमदाबाद के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया 28 में और लड़ाई को बहुत कायदे से लड़ा। गांधी जी का भी साथ मिला, लेकिन सारा
मतलब इनका बनाया हुआ था। अब हुआ था कि 22% लगान वृद्धि अंग्रेजों ने किया था, अंत में झुकना पड़ा। इन्होंने जो उस समय सत्याग्रह का और जो अपने अनुयायियों के साथ भी इन्होंने सामंजस्य बनाया था, वो काबिले तारीफ है कि किस तरह से लोगों को बाध्य करते थे और ये कि नहीं साहब, कहीं भी किसी भी सूरत में घुटने नहीं देखना है। सरकार चाहे जितना मतलब आपका उत्पीड़न करे, पीछे नहीं हटना है। पीछे नहीं हटना है तो नेता सरदार पटेल एक सप्ताह के लिए लास्ट में गांधी जी आए 2 अक्टूबर 28 को और 9 को समझौता हो गया। समझौते में वो बात हुई नहीं, ठीक है, लगान को रोक दिया जाता है और एक जांच समिति बनेगी। जांच समिति ने फिर दिया कि नहीं, 22% लगान वृद्धि की जगह केवल 6% होगी। कितनी बड़ी विजय थी। अंग्रेज सरकार 22% वृद्धि हुई थी 27 में और 28 में, उसको उन्होंने 6% बढ़ा दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर दूसरे महीने दाम बढ़ रहा है। अमूल जो उन्हीं की देन थी, अमूल वही खेड़ा के ही आनंद के किसान, जो आनंद पहला था स्थान, वहां के किसान जो खास करके इसी में थे पाटीदार, वो लोग गए सरदार पटेल के यहाँ 46 में, ऐसा हम लोग परेशान है खेती पे। तो उन्होंने वर्गीज कुरियन को केरल के थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लिया था और डेयरी में उनका बहुत बड़ा रिसर्च था। उस आधार पर उनको कहा कि नहीं, आ जाए इन किसानों की समस्या का समाधान के लिए। वर्गीज कुरियन साहब गए, तो फिर उस समय वो होम मिनिस्टर थे और वहां आनंद में ही रह ही गए, वहीं पूरा। और जो संगठन बनाया वही है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, लास्ट में हुआ, पहले तो गुजरात का, उसका अमूल जिसको कहते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आज अब तो बहुत ऊंची कोऑपरेटिव सोसाइटी और इतना हो गया, और शायद शोषण का भी बहुत बड़ा तरीका होता है। भारतवर्ष में दूध का दाम केवल अमूल पहले बढ़ा दिया, उसके बाद सब देखा देखी बढ़ा दिया। देखिए, इसके बाद उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस में जब भी हर साल वहां वार्षिक अधिवेशन होता था, बहुत अच्छा, एक अलग प्रदेशों में, कभी कलकत्ता, कभी यहाँ, कभी वहां। 28 में बारदोली का जब ये गया और वहीं सरदार का खिताब दिया किसानों ने, सरदार का खिताब। उसी साल कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, 2 दिन का। कृपलानी और सरदार पटेल भी गए थे। तो पहले दिन लोग कहे आप थोड़ा कलकत्ता घुमा जाए, देखा नहीं उन्हें, और फिर कहेंगे ऐसा देखा था पंडाल में क्या हो रहा है। गए तो गेट कीपर रोक दिया, वो स्वयंसेवक था, कहा साहब पास दिखाई। संयोग से इनका पास अंदर ही रखा था, तो कहे अरे ये सरदार पटेल है, कहा नहीं मैं किसी दिन को नहीं पहचानता, पहले वो कहे थोड़ा सा गया। दूसरे दिन वहां कार्यक्रम हुआ, उनको मंच पर बुलाया गया कि भाई कौन है सरदार। तो कुछ लोग यही समझते अरे अंग्रेजों का दिया हुआ सरदार कोई किताब होगा। अंत में तो बुलाया गया, नहीं साहब वहां की जनता ने इनको सरदार की किताब दिया है। तो अभिनंदन किया गया, बुलाया गया, बड़ा संकोच से गए और दो शब्द बोले। कहे उन्होंने कि बारदोली का अनुकरण करना चाहिए, बारदोली का अनुकरण करना चाहिए। तो हम लोगों ने आंदोलन करके जनता को विजय दिलाई। इसके बाद जितने आप ये ताजुब करेंगे, बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता है हर साल, लगभग हर साल। अधिकांश कमेटियों से तो होता था, कई प्रांतीय सभाओं से मंगाया जाता था, भैया किसको अगला अध्यक्ष चाहते हैं कांग्रेस का। तो गांधी जी का, सरदार पटेल का, नेहरू जी का, अन्य किसी का नाम आता था। अक्सर सरदार पटेल माने दूसरे नंबर पर तो अवश्य रहते थे, नहीं तो फर्स्ट पर। सरदार गांधी जी का एक जगह के लिए आया, कितना मैंने खास करके लाहौर अधिवेशन 1929 का बहुत मशहूर है वो, वहां के लिए हो कि भाई किसको अध्यक्ष अगला चाहते हैं लोग, मैंने प्रदेश समितियां चाहती हैं। तो 10
प्रस्ताव आए थे गांधी जी के लिए, 5 प्रस्ताव आए थे सरदार पटेल के लिए, अब 3 प्रस्ताव आए थे जवाहरलाल नेहरू के लिए। लेकिन गांधी जी के सबसे बड़े लेफ्टिनेंट थे। गांधी वो जानते थे कि गांधी जी जानते थे कि अन्य कोई बात नहीं माने या न माने, सरकार जरूर मानेंगे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, नेहरू को बोले तुम वापस कर दो। इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ये रही हैं। 46 में भी था, 46 का भी प्रकरण। अध्यक्ष का सवाल आया कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो उसमें मौलाना आजाद ने नाम प्रस्तावित किया जवाहरलाल नेहरू का। इनका भी था, सरदार पटेल का भी, लेकिन सरदार पटेल को अंत में गांधी जी का नहीं, जवाहरलाल नेहरू को बने। 46 में पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो निश्चित था कि यही अगला प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि जो कार्यकारिणी थी ऐसा है कि उसमें जो इंडियन साइड का हेड होगा प्रधानमंत्री, इस तरह से वो जगह खाली हुई। अगली बार कृपलानी साहब बने और वो देखिए उनके समय के जो सबसे महत्वपूर्ण, वो किसी भी कार्य को जिसको हाथ में लेते थे उसको एक अंजाम तक पहुंचाते थे। लीडर वो उसके थे, मतलब फौजदारी के थे। अक्सर इस तरह की जो घटनाएं तो आती हैं। तो एक उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था बॉम्बे में, ऑपरेशन हुआ था, बड़ी कमजोर थी। उस बीच वो चले आए भाई साहब को छोड़ करके, ये देखते आप ये देखिएगा, हम जा रहे हैं बोरसद में ही, और बचाना था मृत्युदंड से, ये था फांसी की सजा हो सकती थी उनके क्लाइंट को। उसी बीच तार आया और तार आया तो उसमें उनकी पत्नी की निधन की सूचना थी। देखो वो खोले और देख करके पढ़े और देख करके तुरंत जेल में रख लिए, लग गए अपनी वकालत में उसको बचाने में, बचाया। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप इतनी महत्वपूर्ण सूचना आप क्यों मतलब ये कहे कि भाई देखो जो होना था वो तो हो गया, एक दूसरे का जीवन बचाना था जिसकी मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, उसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी, इसलिए मैंने पात्र रख दिया। देखिए हम और आप क्या हालत होगी कि पत्नी वो अभी जन्म थी। दुर्भाग्य रहा कि सभी भाइयों की पत्नियों का देहांत पहले ही हो गया था, जबकि सरदार पटेल के माता और पिता दोनों की 85 साल की अवस्था में दोनों का देहांत हुआ था। सरदार पटेल साहब का जो अब संविधान सभा में उनका जो रोल देखेंगे, संविधान सभा में तो गजब का था। जितना एकीकरण में तो था ही, जो संविधान सभा में इनका जो रोल था, आप सब जानते होंगे संविधान सभा की बहसों को अवश्य पढ़िए या संविधान सभा की वो अवश्य पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट आता है जब अच्छी किताब कोई मिले। उसमें बहुत जम के लड़ाई होती थी, तीखे बाण चलते थे, और लेकिन अंत में फैसला होता था, और यह जिम्मेदारी सरदार पटेल की थी। सरदार पटेल को जितने कठिन सब्जेक्ट होते थे जिसको आम सहमत बनानी हो, क्योंकि देखिए यह बहुत से लोगों को बता दिया जाता है कि ये सरदार पटेल बहुत अच्छे वकील थे और गोल्ड मेडल पाए थे वहां अपने समय के, मतलब उसमें वो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब पर भी उतने ही हावी होते थे, उतनी ही बात मानते थे। अब फ्रेंकली उनका कोई दबाव नहीं था उनका किसी को मनवाने में। वैसे संविधान सभा में जो निर्णायक क्षण होता था वो सरदार पटेल की भूमिका थी। रियासतों का एकीकरण कितना कठिन काम था, आप सोच सकते हैं कि आज छोटी मोटी उसमें इन लोगों को छूट थी कि चाहे अंग्रेजों ने छूट दिया था, चाहे तो आप भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो इंडिपेंडेंट बने रहे। अच्छा बताइए कौन इंडिपेंडेंट बना नहीं रहना चाहता था रियासत में? केवल 565 रियासतों में सिर्फ एक रियासत थी जो खुली राष्ट्रवादी थी, खुली राष्ट्रवादी, बड़ौदा रियासत, जिसके सयाजीराव गायकवाड़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजे थे अपने पैसे से, और कांग्रेस के सभी नेता उनसे मिलते थे। उन्होंने कहा था कि जितना जल्दी ये रियासतें खत्म हो जाए इस देश का सौभाग्य होगा। तो देखिए रियासतों के एकीकरण में पहला जो रियासत थी वो लिया गया ना, कि सबसे पहले आसान प्रश्न को हल करो। तो
जवाहरलाल नेहरू ने लिया, कहा नहीं ठीक है ये हम बात करते हैं उनसे, बड़ौदा अंग्रेज से। बड़ौदा अंग्रेज तब वो उनका निधन हो चुका था, सयाजी राव थे, उनके उत्तराधिकारी आए थे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम तो पहली रियासत जो भारत में विलय के लिए तैयार हुई वो बड़ौदा की। इस तरह से एक एक करके अपना उन्होंने किया। लास्ट में जो रह गई ये 3 रियासतें बची, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। अपनी क्षमता और कूटनीति, सबसे बड़ी कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने मतलब न्यूनतम ब्लड से न्यूनतम थोड़ा बहुत दिए था जूनागढ़ से या हैदराबाद में, अदरवाइज बहुत बड़े पैमाने पर होता। इन्हीं का बुद्धि कौशल, जानकारी और ये थी जिसके बल पर जूनागढ़ को लिया, हैदराबाद को लिया और कश्मीर का सवाल थोड़ा सा कश्मीर के सवाल को जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में रखा था और शायद सरदार के हाथ में होता तो वो समस्या का समाधान वैसे ही होता। फिर भी लास्ट में जब हरि सिंह सरेंडर करने की स्थिति में तो हुआ कि कैसे सेना उस समय बुसर था सेनापति, वो कैसे सेना भेज दिया भाई, वहां जाने में बहुत समय लगेगा। अरे आप पहले तैयार हुए, पहले उनसे एकीकरण पर दस्तखत तो करें। एकीकरण पर दस्तखत कराया और कहा कि ठीक है हवाई जहाज से भेजी, हवाई जहाज से सेना भेजी गई और हो गया। मैंने उसकी संयोग से जो थोड़ा बहुत रहा कबाइलियों के कारण वो चला गया था। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो अंततः उन्हीं के अधिकार में था। कश्मीर का सवाल खुद रखे थे। सरदार उस समय जिस समय वो यूएनए में ले गए माउंटबेटन के सलाह पर, वो सरदार असम में गए हुए थे, उससे दूर थे। नहीं तो 100% वो सब कुछ समस्या का समाधान कर सकते थे। देखिए योग्यता क्षमता उनकी मतलब अद्वितीय थी। और कहा जाता तुलना में तो उन्होंने 1-2 बार मजाक में कहा देखिए कांग्रेस का समर्थन मुझे प्राप्त है, कांग्रेस का समर्थन मुझे प्राप्त है, उनको देश का समर्थन प्राप्त है। अब देश में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी का समर्थन मुझे। देखिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव बहुमत से सरदार पटेल का साथ दिया, साधारण घर में पैदा हुए व्यक्ति का। और हालत यह थी कि चुनाव में उनसे अपेक्षा करते थे लोग सरदार पैसा गंजाम करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ के थे और गोविंद बल्लभ पंत यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो भी कहते थे सरकार कुछ पैसे खटाओ। और सरदार इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे भाई, देते थे। 1937 का प्रांतीय चुनाव जो हुआ उसमें वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे। और देखिए ध्यान ये देने की जरूरत है, सोचने की, विचारने की जरूरत है। आज पिछड़े वर्गों में जो पैदा होते हैं वो सोचते हैं पहले स्टेट पर कब्जा करो और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाओ। सरदार पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो शुरू किया था अहमदाबाद की ओर से ट्रेनिंग दिया तो केवल केंद्र की राजनीति की है। और केंद्र की राजनीति में बहुत जबरदस्त भूमिका पूरे भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय नेताओं में वो भी थे जवाहरलाल को तो भाई कई प्रिविलेजेस थे। यह कितनी बड़ी बात है कि एक साधारण घर का पैदा हुआ व्यक्ति जिसकी जन्म तिथि वास्तव में क्या रही होगी कोई नहीं जानता। उन्होंने लिखा है कि मैंने हाई स्कूल का फॉर्म भरते समय यही डेट लिख दिया। और कहीं अदालतों में शपथ लेने की बात आती थी तो वहां तो गलत समझ ले नहीं सकते, तो लिखते थे जन्म तिथि अंदाजन 31 अक्टूबर, अंदाजन, ताकि इसमें मैंने छूट मिल जाएगी। तो देखिए जिसकी वास्तविक जन्म तिथि का लेकिन जो लिखा गया है कि बहुतों के साथ होगा, हम लोगों के साथ भी जो हाई स्कूल में लिखा गया वही मान्य, लेकिन हम लोगों का तो कहीं न कहीं से हो जाए एक पिछड़ापन का असर और साफ दिखाई पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने अपना राष्ट्रीय रोल अदा किया, कहीं से कोई हीनता नहीं, कहीं कोई इस तरह की बात, वो कौम परस्ती को बहुत ही खतरनाक मानते थे। ध्यान दीजिए, कौम परस्ती आज जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो किसानों की समस्या का समाधान करते थे, लेकिन कौम जिसे हिंदू मुस्लिम उसका बहुत तिरस्कार करते थे। अभी बहुत से लोग उनको घुमा फिरा कर साबित करना चाहते हैं
कि नहीं वो तो आरएसएस के समर्थक थे, मुस्लिम विरोधी थे, ऐसा कहीं नहीं। भोपाल के नवाब ने जब दिल्ली में जब दंगा हुआ था, उन्होंने लिखा कि मेरी बेटी और दामाद दिल्ली में है, पता नहीं चल रहा है, जरा पता करके हमको ससम्मान यहाँ पे पता करवाए। तो पता चला उनका बच्चा बीमार था और उन्होंने फिर चिट्ठी तार द्वारा भेजा, कहा नहीं आपके दामाद और बेटी का पता चल गया, जैसे ही बच्चा स्वस्थ हो जाएगा हम आप भेजने की व्यवस्था करेंगे। पार्टी वैसे भिजवाया। दूसरा, ये रामपुर के नवाब के खानदान के, मैंने उनके परिवार के बहुत से लोग दिल्ली में रहते थे, और रामपुर की जनता, बहुत जो हिंदू जनता थी वो दिल्ली में रहती थी। वो लोग कहे कि नहीं साहब दिल्ली इस समय सुरक्षित है, हम सभी लोगों को रामपुर भेज दीजिए। नवाब ने रिक्वेस्ट किया गृह मंत्री से, उन्होंने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करके काफी लोगों को कहा कि नहीं ठीक है आप लोग आप देखिए, उनके दिमाग में कहीं नहीं होता था कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ऐसा कुछ नहीं। वो राष्ट्रवादी थे, और जिस तरह का उनका है एक आंदोलन का एक तरीका सुनिए और देखिए, बड़ा आज के लिए सबसे हम लोगों को जो लेसन देने 1904 में कांग्रेस ने निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किया। निःशुल्क और ये अनिवार्य, ये महात्मा फुले 1882 में कह गए थे कि हाई स्कूल तक परीक्षा शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, खास करके प्राइमरी में। ये लिया, और अहमदाबाद नगर निगम ने भी उसको स्वीकार किया, नगर पालिका। ये हुआ कि भाई कहां से पैसा आएगा, 4,45,000 रुपया पड़ रहा था उस समय। प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य की जाए और निःशुल्क की जाए, कहेगी पैसा को हम बता रहे हैं, ऐसे पैसा आएगा, ऐसे पैसा व्यवस्था करेगी। कहा कि मिल्कियत 4 गुना बढ़ा दी, पैसा ही पैसा बढ़ाई गई। बहुत से मिल के ओनर आए सरकार के पास, उन्होंने कहा नहीं ये राष्ट्रीय धर्म है ना, शिक्षा अनिवार्य होने जा रही है और मतलब निःशुल्क होने जा रही है, इसमें आप योगदान करिए। सब हुआ। आज क्या हो रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्त देखिए, कहा जाते हैं धोखा देने के लिए कई तरीके होते हैं, इनको इतना ऊंचा कर दो कि लोग भूल जाएंगे इनका क्या सबसे बड़ा योगदान रहा। अरे साहब, सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान कृषक के रूप में रहा है। कृषक के रूप में एक बार काशी वो गुजरात विद्यापीठ में छात्रों ने बुलाया उनको, जो वहां से ग्रेजुएशन किए थे, सरदार पटेल को 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, तो लेकिन वो उस समय नहीं चल रहा था, उसी दिन पर बुलाया। उन्होंने जो बोला वो बड़ा अजीब कहा, मुझे जैसे निरक्षर को आप लोगों ने किस लिए बुलाया? देखिए क्या कहा, मुझे जैसे निरक्षर को, वह व्यक्ति जो कि वहां का टॉपर रहा, लंदन टॉपर, फर्स्ट क्लास पर वो कर रहा। उन्होंने कहा किसान का नेता बनने के लिए आपको निरक्षर की तरह से रहना पड़ेगा, गंवार बनना पड़ेगा, और वो बहुत उनके पास सामान के सब छोड़ छाड़ करके ये किसान का सही मायने में नेतृत्व और सही मायने में किसान के मसीहा हमारे प्रथम सरदार पटेल है। वो कभी कभी कहते थे, आई नो ओनली वन कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर। आज हम लोगों के किसानों की क्या स्थिति है इस देश में? किसानों की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसानों का नेतृत्व करने के लिए हम लोगों को उसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और कहां से टैक्सेशन और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, ये हम सब लोग मिल करके ही कर सकते हैं। जो सरकार जी जो रास्ता दिखा गए हैं, उनका वो किताब नहीं लिखते थे, पत्र लिखते थे, पत्र लिखने में माहिर थे। यहाँ तक कि संकट में होते थे, अभी जगह है कहीं महत्वपूर्ण, तो आधे घंटे का अगर समय, एक बार जेल यात्रा हुई थी तो होता कि 4 घंटे हैं, ठीक है 2 पत्र लिख दो। उनके पत्र आप पढ़िए, उसी से आप पता चल जाएगा कि सरदार पटेल क्या थे। सरदार पटेल अनुशासन के सबसे बड़े
वो जब राजनीति में आने का उन्होंने निर्णय लिया, अपने बड़े भाई विठल भाई से विचार विमर्श करके, सब गांधी जी से परिचय नहीं था। उन्होंने क्या कहा सरदार पटेल ने? कहा देश की सेवा वही कर सकता है जिस सन्यासी प्रवृत्ति का हो। सन्यासी, सम्यक न्यासी, सब कुछ छोड़ चुका हूं, कोई सी चीज की लालसा नहीं, देश की सेवा वही कर सकता है। क्योंकि यही विषय गांधी जी का नहीं था। इसलिए इन पर एक नई किताब आई है उनकी जीवनी पर, उसमें चक्रवर्ती सन्यासी सरदार पटेल के तो पुस्तक मैंने लिखा तो बड़ा हुआ, उसको मैं कैसा पढ़ा। और देखिए सच है कि इनको मिलते मिलते बहुत सी चीजें, लेकिन कभी भी उसका बुरा नहीं मानते थे, न कभी विद्रोह किया न कुछ। ठीक है, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। और जवाहरलाल नेहरू से ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत दोनों थोड़ा आराम से भी मिलते थे। गांधी की हत्या के बाद तो इतना नजदीक आ गए, दोनों गले मिले। उसके बाद सिकवा शिकायत है कि नहीं ठीक है, हम दोनों आदमी मिल करके सलाह मशवरा करके यही चलेंगे। देखिए सरदार पटेल को हम लोगों को फिर से, खास करके जो नायक हैं, भाई नायक है जिन्हें मतलब प्रदेश और देश से लगाव है, नेतृत्व देना चाहते हैं, नेतृत्व को परिवर्तित करने, तो पहले तो गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, देश के इन नायकों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए हमने इनका भी उतना किया कि नहीं, सरदार पटेल को भाई एक कार्यक्रम और छोटी गोष्ठी करके, और ठीक है अब तो हम लोग नए साधन से भी आ गए। तो सरदार पटेल को समझ लीजिए, एक चीज में कैसे उन्होंने समस्या का समाधान किया है, और कितनी बिना लड़ाई बिना विद्रोह के उतना सामंजस्यपूर्ण ढंग से। देखिए जवाहरलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू इमोशनल बहुत थे, इमोशनल कभी कभी आदमी को गलत निर्णय पर पहुंचा देता है। चाइना के बारे में हिंद चीन भाई और बड़ा वो जो नारा लगा था, चीन के बारे में भारत के 3 लोगों ने आगाह किया था देश को, जवाहरलाल नेहरू, 3 लोग, तीनों महान, महर्षि अरविंद, उन्होंने 1950 में ही, पर उसी साल उनका देहांत हुआ, 5 दिसंबर 1950 में, 10 दिन पहले। उन्होंने कहा कि चीन से सावधान रहने की जरूरत है, वो बहुत विस्तारवादी देश है। ये बात नहीं ध्यान दी गई, जबकि अरविंद का तो बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा सरदार पटेल, ये भी उसी ढंग से उन्होंने पत्र लिखा था जवाहरलाल नेहरू को, चीन से सावधान रहने की जरूरत है, चीन को मान्यता देने की भी जरूरत जल्दीबाजी ने करी। लेकिन नेहरू जी तो भाई अपने धुन में के पक्के थे। तीसरा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी चीन के बारे में आगाह किया था। तीनों लोगों की बात इतनी सच है, तो आज देखिए हम लोग भुगत चुके हैं चीन का जो असर का आदमी और समाज का। तो देश के नायकों को हम लोग अब नए सिरे से उनकी प्रासंगिकता क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। और अब देखिए ऐसा नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान करना ही होगा। हमने 2 वर्गों को चुना है, 2 वर्गों को, वर्ग की बात करिए, जाति और वर्ण की नहीं, वर्ग की। कौन? किसान वर्ग और युवा वर्ग। यह आज का सबसे सताया हुआ तबका है, किसान और युवा। और जब आप लेकर के इनके आंदोलन को चलेंगे तो आज नहीं कल समर्थन मिलेगा, और नए भारत का निर्माण करने का, विकसित भारत बनाने का सपना कलाम का हम लोग पूरा करेंगे। वो तभी होगा जब हम किसान की और युवा वर्ग की बात लेकर के चलें और उससे कोई समझौता न करें, और चाहे जो भी झेलना पड़े। तो दिखा गए हैं गांधी और सरदार पटेल ने किया है। इसको लेकर के हमारा सपना है विकसित भारत का सवाल। विकसित भारत बहुत लोग कह रहे हैं, जब तक इस देश की सामाजिक समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, एक ऊंची एक छोटी जाति क्या क्या मतलब है, ये भी पूरा करना होगा। और तीसरा एक कंसेप्ट है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, शहर और देहात को बराबर करिए।
वो सारी सुविधा दीजिए। और कृषि और फूड प्रोसेसिंग और वैज्ञानिक चिंतन, और हम लोग मतलब जब तक नेशनल इनोवेशन डे कलाम साहब के लिए हम लोगों ने क्या, कलाम जैसा व्यक्ति और सरदार पटेल जैसा व्यक्ति हम लोगों को मिला है ना? अब हम लोगों को किसी बहुत वो नहीं, बहुत पीछे देखने की जरूरत है। 2-4 लोगों को ले लीजिए, लेकिन कायदे से हमने खूब ढंग से इन लोगों को समझने का एक एक चीज जो खास करके सरकार की बारीकी को समझने का क्या प्रयास किया कि वहां से हम क्या प्रासंगिकता उठा सकते हैं। आज का कल का मैंने जो हम लोगों के सामने जो सवाल आएगा, और आज नहीं कल इस देश का सबसे परेशान तबका है वह है युवा वर्ग और किसान। किसानी घाटे का सौदा है, इसलिए आत्महत्याओं का दौर अगर 14 के बाद से देखिए तो कितने किसानों ने आत्महत्या किया है, आश्चर्य में पड़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? किसान मतलब सरदार पटेल किसानों के नेता थे, इसलिए अपने को निरक्षर पाते थे। और गंवार बन करके अगर किसानों की बात करनी हो तो करिए। वह बात हम लोगों को, वह चीज जो विनोद तिवारी इतिहास की बात करते हैं, वो उसी समय का वो भाव हम लोगों को लेकर के आंदोलन में आना पड़ेगा। देखिए, जब तक सन्यासी प्रवृत्ति नहीं, जब तक पढ़े लिखे नहीं हुए, जब तक ईमानदारी के रास्ते पर नैतिकता का भाव नहीं सवाल उठेगा, तो आया राम गया राम ये वो तो हो चुका, और वही टिकेगा जिसमें दम होगा। और हम लोग एक ये सपना इनके साथ करें, ठीक है? ये विकसित भारत की बात हम लोग करें, इसमें विकसित भारत का अपना प्रोजेक्ट लेकर के चले कि हम इसको अवश्य इस सपने को पूरा करेंगे, और किसान की और युवकों की समस्या का समाधान और इसी 2 वर्ग का खास करके हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और यह दोनों तबका हमारे साथ जुड़ेगा और यह आंदोलन बहुत आगे जाएगा और विकसित भारत का सपना पूरा होगा। धन्यवाद।